गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सब बच्चों को। लास्ट क्लास के अंदर हमने रेजिडेंशियल स्टेटस नाम का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था बच्चों। तो स्टेटस में मैंने आपको बताया था कि स्टेटस क्यों जरूरी है, क्योंकि किस पर्सन की कितनी इनकम टैक्सेबल होगी। अगर आपको ये पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अगर आप एक रेजिडेंट है तो आपकी सारी इनकम पे इंडिया में टैक्सेबल हो जाए। अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो आपकी केवल इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। तो कितनी इनकम कब टैक्सेबल होगी ये तो बात की बातें हैं, पहले हम क्या चेक करने वाले हैं, स्टेटस चेक करने वाले हैं। एक होता है इंडिविजुअल, एक आपका एचयूएफ है। ये दो लोग हैं बच्चों, इनका स्टेटस क्या होगा, तीन टुकड़ों में बटेगा। या तो ये आरओआर बनेंगे, या आरएनओआर बनेंगे, या क्या बनेंगे, एनआर बनेंगे। आरओआर का मतलब क्या हो गया, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आरएनओआर का मतलब क्या हो गया, रेजिडेंट एंड नॉट ऑनली रेजिडेंट। और एनआर का मतलब क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट। इनके अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फर्म हो, एओपी, बीओआई, एलएलपी, इन सब का स्टेटस क्या रहेगा, इन सब का स्टेटस होगा या तो वो रेजिडेंट बनेंगे, या वो क्या बनेंगे, नॉन रेजिडेंट बनेंगे। ठीक है, एक नोट लिखवाया मैंने लास्ट क्लास में आपको कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी मस्ट बी असर्टेन विद रेफरेंस ऑफ द ईच असेसमेंट ईयर। ये भी आपके असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, हर साल इसको कैलकुलेट करते रहेंगे। सबसे पहले हमने इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट किया था कि एक इंडिविजुअल का स्टेटस किस पर बेस्ड होता है, कि वो कितने नंबर ऑफ डेज स्टे करता है इंडिया में, उसके हिसाब से उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकलेगा। तो दो स्टेप में ये काम रहेगा आपका। पहले स्टेप में क्या है, इंडिविजुअल रेजिडेंट स्टेटस कैसे निकलेगा। तो ये स्टेटस निकलेगा बेटा, या तो वो रेजिडेंट बनेगा, क्या बनेगा, नॉन रेजिडेंट। अगर उसने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। अगर बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाता तो क्या बनेगा, वो नॉन रेजिडेंट बनेगा। तो बेसिक कंडीशन क्या हो सकती है बेटा आपकी, अगर वो आरओआर है या आरएनओआर है, ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एडिशनल कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिक कंडीशंस को चेक कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक कंडीशंस देख रहे हैं बेटा। बेसिक कंडीशन देखते हैं बेटा। तो बेसिक कंडीशन आपकी टोटल दो है। पहली बेसिक कंडीशन क्या है आपकी, कि अगर इंडिविजुअल आपका इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। कौन कौन सी दो कंडीशन है, या तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर स्टे कर जाए, या फिर क्या है बच्चों, दूसरी कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर में कितने दिन, 60 डेज, और उसके पीछे के चार प्रीवियस ईयर में कितना है, 365 डेज। तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। जहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, जल्दी से बैठिए बच्चों। तो कल आप लोगों का रिजल्ट आ गया, आप सभी लोग पास हो चुके हैं क्या, अभी तो बैठे हैं सर, और क्या। और इस बार मैं बता दूं, जो बच्चे ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट हैं, यश कुमार मेरे साथ है क्या, यश बेटा आप हो क्लास में क्या, यश कुमार भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा आपको, आपने बहुत बढ़िया स्कोर किया है। 384 मार्क्स है स्टूडेंट के, 384 मार्क्स, जो अपने आप में बहुत बड़े मार्क्स होते हैं। ऐसा ही आप आगे भी कंटिन्यू करते रहिए बच्चों। और मैं चाहूंगा कि ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक, अभी तक हमारी सेकंड रैंक आई है सीए फाइनल, सीएमए फाइनल के अंदर। ऐसे तो बहुत सारी रैंक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इंटरमीडिएट के अंदर भी फर्स्ट रैंक लेके आए। ठीक है, हमारी तरफ से पूरी मेहनत रहेगी, अपनी तरफ से आप पूरी मेहनत रखिए बेटा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। सिर्फ यश ही नहीं, यश के जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। आप में से बेटा कितने मार्क्स रहे बेटा आपके, 362। बहुत बढ़िया, क्या नाम है बेटा आपका, वर्तिका। आपके क्या मार्क्स है, डायरेक्ट एंट्री से हो, डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट एंट्री, 266, बढ़िया, बहुत शानदार। 350, अरे वाह भाई, 250, सीधा 100 नंबर का डिफरेंस है। कोई बात नहीं। देखो मेरे पिताजी एक बात बोलते हैं कि आपको जैसा बनना है उस वैसे संगत रख लीजिए, वैसे बन जाओगे आप। तो जो स्टूडेंट थोड़े कमजोर है पढ़ाई में, वो इंटेलिजेंट के साथ बैठना स्टार्ट कर दो, आप खुद इंटेलिजेंट बन जाओगे। ऐसा होता है बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी आप आजमा के देख लेना, हो जाएगा ऐसा। चलिए, तो दो बच्चे, जितने भी बच्चे स्टूडेंट पास हुए हैं, गिरधर चौधरी बोल रहे हैं कि मेरे 370 मार्क्स है, बहुत बढ़िया भाई गिरधर। तो जितने भी स्टूडेंट पास हुए हैं, सबको एक बार फिर से बधाई। और
डीसीसी की तरफ से पार्टी तो आपको मिलेगी बच्चों। अभी सर कल भी बात कर रहे थे, पार्टी करेंगे यहाँ पर, बढ़िया से डीजे पार्टी करेंगे, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। तो आपका जो सेलिब्रेट करेंगे हम, जो भी आपने इतने अच्छे मार्क्स लेके आए हो। एक क्वेश्चन लिखो इस बात पर। क्या सर सारा मजा किरकिरा कर दिया आपने, बीच में क्वेश्चन घुसा दिया आपने। सर ऐसे तो कोई दो कंट्री में बन सकता है बेटा, दो कंट्री में रेजिडेंट बन सकते हो आप, तीन कंट्री में रेजिडेंट बन सकते हो। रेजिडेंट अलग चीज है, रेजिडेंट बनना अलग चीज है बेटा। सिटीजन की बात नहीं कर रहा मैं, रेजिडेंटशिप की बात कर रहा हूं। इनकम टैक्स में आप रेजिडेंट इंडिया के भी हो सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री भी हो सकते हैं। जैसे इंडिया के अंदर 182 डेज और 60 प्लस 365 डेज की कंडीशंस हैं। वैसे किसी दूसरे कंट्री में दूसरी कंडीशन होगी। भाई सबके अपने अपने इनकम टैक्स के रूल्स हैं, हमारे अपने खुद के रूल्स हैं, तो वहां पर भी कुछ और रूल्स होगा। तो आप एक साथ अलग अलग कंट्री के रेजिडेंट बन सकते हैं, इनकम टैक्स के अंदर बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दर्शी जैन, बात समझ आई बेटा आपको? लिखो। एक मिस्टर एक्स है, जो जैपनीज सिटीजन है। मिस्टर एक्स जो आपके जैपनीज सिटीजन है, ठीक है। कम इंडिया, वो इंडिया में आते हैं फॉर 92 डेज एवरी ईयर, लास्ट 10 ईयर। पिछले 10 सालों से हर बार इंडिया में 92 डेज के लिए वो आ रहे हैं। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स। हाँ जी। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर बेसिक कंडीशन फर्स्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको कंडीशन याद करवाने के लिए बनाया है बेटा मैंने। बताओ भाई, बेसिक कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारी? स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया आप लिख नहीं रहे क्या साथ साथ में? मोर देन 180 डेज, 182 डेज, मोर देन इक्वल टू 182 डेज। और क्या इसने ये पूरा किया क्या 182 डेज वाला? और मिस्टर एक्स स्टे ओनली कितना है, 92 डेज है ना? तो दैट इज बेसिक कंडीशन वन, बेसिक कंडीशन वन नॉट सेटिस्फाइड। अब चेक करो बेटा बेसिक कंडीशन नंबर टू, क्या वो सेटिस्फाई हो रही है क्या? तो ये क्या है, स्टे इन इंडिया।
60 days or more during previous year प्लस क्या होगा 365 days or more during 4 preceding previous year। ठीक है, चेक करो भाई, प्रीवियस ईयर में कितने दिन रह गया ये, कितने दिन 92 डेज, और पीछे के 4 प्रीवियस ईयर में 92 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया इंटू 4 368। कितना चाहिए था हमें 365 चाहिए था। इसका मतलब कंडीशन 2 सेटिस्फाइड, बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाइड है बेटा। दैट इज ये क्या बन गया रेजिडेंट। अभी कौन सा रेजिडेंट है उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एडिशनल कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। कौन सा बना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एडिशनल कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको आपको, क्या आपको दोनों कंडीशंस याद हो गई। पहली कंडीशन क्या 182 दिन से ऊपर इंडिया में स्टे करना है आपको, 182 दिन भी स्टे कर लिया आपने तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं कर पाते तो दूसरी कंडीशन क्या है कि आप 60 डेज और 365 डेज पूरी कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, आप रेजिडेंट बन जाएंगे। हाँ, वो तो मैंने वैसे बनाया बेटा क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन बनाया अपने दिमाग से। 91 करता मैं तो मल्टीप्लाई 4 करते तो 364 हो जाता, नहीं बनता, तो 92 आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया। ऐसे थोड़ी होता कोई आदमी इंडिया में आता है वो फिक्स डेज के लिए आएगा। ये तो मैंने क्वेश्चन बनाया आपको इस कंडीशन समझाने के लिए। ऐसा हो सकता है क्या कि मैं 10 साल से 91 डेज के लिए ही आता हूं फिर चला जाता हूं, ऐसे थोड़ी होगा बेटा। ठीक है, चलो अब कुछ नोट लिखना स्टार्ट करो इसके अंदर। सबसे पहला नोट, देखिए अगर आप अपने बीकॉम वगैरह में इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो भी बेटा पढ़िए इसको। बीकॉम लेवल पे इसको बहुत सिंपल और सीधी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, और इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स हैं जो बीकॉम में कभी नहीं पढ़ाते। आप प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं अब तो इसमें अब चीजें चेंज होंगी। ये मत सोचना जो बीकॉम में पढ़ा वैसे आएगा, वैसा नहीं है बेटा। अभी दिखाऊंगा आपको इस क्लास में, अगली क्लास में पता चल जाएगा आपको कितना डिफरेंट होगा बीकॉम के लेवल पे ये। ऐसा भी हो सकता है क्या 4 ईयर में, फर्स्ट ईयर में ही और 3 ईयर में ही, हाँ बेटा, पूरे 4 श्रुति, पूरे 4 के 4 साल में कभी भी आपको 365 डेज कंप्लीट करना है। अभी बताता हूँ बेटा, देखो मैं अभी नोट लिखवा रहा हूँ उसमें कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, एक मिनट अपने जो डाउट चल रहे हैं आपको उसको एक मिनट होल्ड कीजिए। आप लिखो क्या लिखना है, लिखो स्टे इन इंडिया इंक्लूड, स्टे इन इंडिया में क्या इंक्लूड होगा, स्टे इन टेरिटोरियल वाटर। जो आपका टेरिटोरियल वाटर होता है इंडिया का वो भी इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन उठता है सर ये टेरिटोरियल वाटर क्या होता है। ये है बच्चों अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, देखो
जैसे ये इंडिया का ठीक है, और ये तो बेटा लैंड है, और ये ओशियन है, ठीक है। तो इसे जो लाइन दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं बेस लाइन या कोस्टल लाइन, ठीक है। इस बेस लाइन से इस बेस लाइन से आपको कहां जाना है? 12 नॉटिकल माइल्स तक जाना है। 12 नॉटिकल माइल। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है बेटा, यहां तक, ये जो पानी नजर आ रहा है बेटा, ये यहां तक, ये क्या माना जाएगा आपका? इंडिया माना जाएगा। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि मुझे दिल्ली से, या जयपुर की बात करते हैं, मुझे जयपुर से जाना है कहां पर? दिल्ली जाना है बेटा, जयपुर से दिल्ली जाना है। बताओ कितना किलोमीटर है जयपुर से दिल्ली? तो आप, कोई कहेगा सर 250 किलोमीटर, कोई कहेगा 230 किलोमीटर, ठीक है, कोई कहेगा 300 किलोमीटर, कोई कहेगा 200 किलोमीटर, अलग अलग बताएगा बेटा किस जगह पे जाना है आपको। तो ये 250, 300 या 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, किलोमीटर क्या होता है बेटा? लैंड को जब लैंड से मेजरमेंट करते हो किलोमीटर बोलते हैं अपन, पर जब पानी को मेजरमेंट करेंगे हम, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉटिकल माइल्स बोलते हैं। सर क्यों सर, पानी को हम किलोमीटर में मेजर नहीं कर सकते? नहीं बेटा, क्योंकि किलोमीटर फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। आपके घर का जो 100 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर का जो आपका मकान है, क्या वो कम ज्यादा होता रहता है क्या? क्योंकि आज सुबह उठे तो पता चला हमारा मकान 50 स्क्वायर मीटर सुकड़ गया, अगले दिन हमारा मकान 200 स्क्वायर फीट बढ़ गया, ऐसे थोड़ी होगा बेटा। पर पानी साथ ऐसा नहीं है, पानी बढ़ता घटता रहता है। कभी भी आप कोस्टल एरिया में गए होंगे, समुद्र तट की तरफ गए होंगे, तो आप देखिए बच्चों, जैसे फुल मून होता है तो पानी का जो बहाव होता है वो बहुत ज्यादा होता है, पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है फुल मून पे, लैंड बिल्कुल जीरो हो जाती है। और जब आपका अंधेरी रात होती है या फिर दिन का टाइम होता है, तो पानी बहुत अंदर की तरफ चला जाता है। कभी गए आप समुद्र के आसपास? बेटा कभी जाओ आप समुद्र के आसपास तो देखना कि जब दिन में जब आप जाते हैं वहां पर, तो पानी बहुत पीछे की तरफ मिलेगा आपको, और रात में पानी बहुत आगे की तरफ आ जाएगा। मतलब समुद्र में जो पानी होता है बेटा, वो बढ़ता घटता रहता है। इसलिए जो पानी को नापने का जो तरीका है वो क्या है? नॉटिकल माइल्स है, ठीक है। चलो भाई, तो ये जो 12 नॉटिकल माइल्स था, ये इंडिया है। अगर आपने यहाँ पर भी कोई एक्टिविटी की है, इस पानी में भी कोई एक्टिविटी की आपने, तो ये भी क्या माना जाएगा? आपने इंडिया में एक्टिविटी की है, और इस पर भी क्या लग जाएगा आपका? इनकम टैक्स एक्ट में आप रेजिडेंट बन जाओगे। अगर आप यहाँ पर भी आ गए हैं, यहाँ पर स्टे कर गया, मान लो इस बोट में आप बैठे हैं, इस बोट में है आप, इस बोट, आपका बोट कहाँ पर है? आपका 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर है, तो ये माना जाएगा आप कहाँ पर आ चुके हैं? इंडिया में आ चुके हैं। नोट नंबर 2 लिखिए बेटा, नोट नंबर 2। ए ही ऑब्लिक सी, कम टू इंडिया, कोमा, ए ही ऑब्लिक सी, लीव फॉर इंडिया, बोथ डेट, both date are counting, both date are counting in India for calculation of stay in India। मतलब सर, इंडिया में आने वाला दिन और जाने वाला दिन, ये दोनों के दोनों कहां काउंट करोगे आप? इंडिया में काउंट करोगे। जिस दिन आप इंडिया से जा रहे हैं और जिस दिन आप इंडिया में आ रहे हैं, ये दोनों दिन कहां काउंट किए जाएंगे? इंडिया में स्टे में काउंट किए जाएंगे। एग्जाम्पल लिखो,
मिस्टर एक्स come India on 1st July 2021 and he leave India, इंडिया को छोड़ के चला गया ये 25 दिसंबर 2021 को एंड ही अगेन कम इंडिया, वापिस आए इंडिया में बेटा ये 21 जनवरी 2022 को एंड लीव इंडिया, इंडिया को छोड़ के चला गया 12 मार्च 2022 को। कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया। भाई वो कितने दिन इंडिया में स्टे किया वो कैलकुलेट करके बताओ। एक मिस्टर एक्स है जो इंडिया में आ रहे हैं कब, 1 जुलाई 2021 को, फिर इंडिया से वापस चले गए कब, 25/12/2021 को, फिर वापस आ गए इंडिया में 21/1/2021 को, और फिर वापस कब चले गए, 12/3/2022 को। आपको बताना है कितने दिन वो इंडिया में था। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है बच्चों। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो इसका तरीका क्या है, आप एक लाइन ऑपरेशन कर लिया करो और बताओ प्रीवियस ईयर मेरा स्टार्ट कहां से होने वाला है। 1 अप्रैल 2021 से, और ये एंड कब होगा, 31 मार्च 2022 को। ये तो प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं हम। बताओ पहली बार इंडिया में कब आया भाई वो, 1 जुलाई को, तो ये मानते हैं डेट कौन सी है, 1 जुलाई 2022। फिर वापस कब चला गया वो, वापस चला गया वो 25 दिसंबर 2021 को वापस चला गया, अरे 21 होगा ये, ठीक है। फिर वापस कब आया बेटा, वापस कब आया है ये आया है 21 जनवरी 2022 को, और वापस कब चला गया, ये चला गया है बेटा 12 मार्च 2022 को। तो उसका मतलब ये जो पीरियड दिख रहा है आपको यहां से लेकर यहां तक, ये पीरियड इंडिया में है, और ये पीरियड भी कहां पर है, इंडिया में है। तो ये पीरियड आपका है इंडिया में, और ये पीरियड भी कहां पर है, इंडिया में। तो आउटसाइड इंडिया पीरियड कौन सा है, ये पीरियड आपका आउटसाइड इंडिया है, ये भी आउटसाइड इंडिया है, और ये भी क्या है, आउटसाइड इंडिया है। बस काउंट करके बताना है आपको। तो पहले इस पीरियड की बात करते हैं, बताओ कितना है। जुलाई के अंदर कितने दिन हो गए, 31। अगस्त में कितने हो गए, 31। सितंबर में कितने हो गए, 30। अक्टूबर में कितने हैं, 31। नवंबर में कितने, 30। और दिसंबर में कितने मानोगे आप, 25 मानोगे बेटा, क्योंकि आने वाला दिन और जाने वाला दिन कहाँ काउंट करोगे आप, इंडिया में काउंट करोगे। वो तो कितने नंबर ऑफ डेज आ गए, 148 तो यहाँ पर आ गए आपके, 148 है क्या ये, ठीक है। अब इस पीरियड की बात करते हैं बच्चों। बताओ जनवरी में कितने दिन मानोगे आप, टोटल 31 है, ये 178 है, ठीक है। अब जनवरी में कितने दिन है भाई बताइए, जनवरी में आपके कितने दिन मानोगे आप, क्योंकि टोटल 31 डे होते हैं, तो इसमें 20 माइनस कर दो, कितने 11 आएंगे। फेब में कितने आएंगे बच्चों, 28। और मार्च में कितने मानोगे आप, 12 डेज। टोटल कितना हो गया आपका, 11 + 28 + 12 डेज, तो हो गया 51 डेज। तो बताओ नंबर ऑफ डेज स्टे कितना किया उसने। हाँ बिल्कुल बेटा, डेज तो निकालने हैं, लीप ईयर होगा तो क्या करोगे आप, 29 ले लोगे उसको।
तो लेना ही है, इसमें क्या है। तो ये 51 प्लस 178 टोटल कितना हो गया, 229 डेज। एक एक दिन को सही आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि एग्जाम में जब एमसीक्यू आपसे पूछेंगे तो बच्चों एमसीक्यू में क्या बोलेगा वो आपको। मान लो यही क्वेश्चन दिया जाएगा, वो बोलेगा नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया कितना है, 228, 229, 230, 231। समझ रहे हो आप, कि अगर आपने एक ज्यादा कर दिया तो भी आंसर आपको दिखता रहेगा ऑप्शन में, एक कम कर दिया तो भी आपको ऑप्शन में दिखता रहेगा, दो ज्यादा कर दिया तो भी ऑप्शन में दिखता रहेगा। तो गलती से अगर आपने 228 पे टिक लगा दिया, देखो फ्री फोकट के नंबर है, नंबर ही तो गिनने हैं, तो यहां पर आप गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है बच्चों। हाँ भाई, खुशी, भावना, आगे ये बात समझ में आपको। चलिए आगे लिखो बेटा इसमें, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, इट इज नॉट नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं है बेटा, दैट पीरियड ऑफ स्टे मस्ट बी कंटिन्यू, लगातार आप उतने दिन के लिए रुको, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, आपने जो डाउट पूछा था बेटा वही है ये। ठीक है, बिल्कुल। अगला नोट लिखो, नोट नंबर 4। 24 आवर्स, 24 घंटे जो होते हैं, shall बी ट्रीटेड ए फुल डे। देखो वैसे बताऊं आपको मैं, ये नोट नंबर 4 नहीं पूछेगा आपसे, बट कई बार क्या होता है क्वेश्चन आपको आवर्स में दे देगा वो, कि 22 तारीख को सुबह 8 बजे इंडिया में वो लैंड किया, फिर वो 25 तारीख को रात को 3 बजे फिर वापस चला गया, इस तरह से आवर्स में क्वेश्चन पूछेगा। तो जब भी क्वेश्चन आवर्स में आएगा तो 24 घंटे को क्या मानोगे आप, एक दिन काउंट करके चलोगे। ठीक है, वैसे आज तक इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी आता है तो आवर्स को क्या करोगे आप, 24 आवर्स को आप एक दिन काउंट करके चलोगे। बात समझ में आई बेटा। तो ये हमारे 4 नोट थे, और 4 नोट हमने क्या देखे। सबसे पहला नोट क्या था हमारा, कि सर अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया में स्टे कर जाते हैं किसी बोट वगैरह में, तो भी क्या होगा, आपको इंडिया में ही काउंट माना जाएगा। नोट नंबर 2 में क्या लिखा है मैंने, आने वाले दिन और जाने वाले दिन दोनों को क्या करोगे आप, इंडिया में काउंट करोगे। नोट 3 में लिखा हमने कि जरूरी नहीं है कि आपको लगातार कंटिन्यूसली उसमें रहना है, आप आ जा सकते हैं तो भी आप काउंट कर लेंगे हम। और सबसे लास्ट में क्या लिखा, 24 घंटे को हम क्या मानेंगे, एक पूरा दिन काउंट करके चलेंगे। ठीक है, अब आइए बच्चों, ये थी हमारी बेसिक कंडीशंस, दोनों की दोनों। अब हम इसमें क्वेश्चन को घुमाते हैं। सर घुमाते हैं मतलब क्या है, अब हमारा ये सेक्शन यहां टर्न करेगा। लिखो इसमें अब, एक्सेप्शन ऑफ बेसिक कंडीशन। नंबर 2, जो आपकी बेसिक कंडीशन 2 है बेटा,
उसके एक्सेप्शन लिखने जा रहे हैं सर। एक्सेप्शन, हाँ देखो, दैट इज दैट इज इवन इफ इवन इफ इंडिविजुअल individual where in India for 60 days or more during the previous year plus 365 days or more during 4 preceding previous year but less than 182 days in previous year, they will be non-resident in India. क्या लिख दिया मैंने? नॉर्मली क्या होता है बच्चों, अगर आप पिछले 4 सालों में 365 डेज और मोर स्टे कर जाए और करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर स्टे कर जाए तो आप रेजिडेंट बन जाते हैं। बट ऐसा इंडिविजुअल जिसने पिछले 4 सालों में 365 डेज स्टे कर दिया और करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर या प्रीवियस ईयर के अंदर 60 डेज और मोर स्टे कर गया है और लेस देन कितना है वो 182 डेज है, फिर भी उसको हम क्या मानेंगे? नॉन रेजिडेंट। समझ में आ रहा है? ये एक्सेप्शन है किसका? बेसिक कंडीशन नंबर 2 का। मतलब अब मैं जिन लोगों के मैं नाम लिखने जा रहा हूं उन लोगों के लिए सिर्फ 182 डेज और मोर स्टे करोगे आप, तभी आप क्या बनोगे? रेजिडेंट बनोगे। समझ आ रही है? नॉर्मली क्या है, नॉर्मल सेक्शन क्या कहता है? नॉर्मल कहता है कि दोनों में से एक पूरी करनी है, क्या बन जाओगे? रेजिडेंट बन जाओगे। पर अब जो हम 2 लोगों के नाम लिखूंगा यहां पर, उन लोगों को रेजिडेंट अगर आपको बनाना है तो उनको क्या करवाना पड़ेगा? आपको 182 डेज और मोर स्टे करवाओगे तभी वो क्या बनेंगे? रेजिडेंट बनेंगे। ठीक है? वो 2 लोग कौन है बेटा? देखो, फॉलोइंग पर्सन will be resident only if they satisfied कंडीशन नंबर फर्स्ट। अगर वो कंडीशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई करेंगे तभी वो क्या बनेंगे? रेजिडेंट बनेंगे। लिखो पहला व्यक्ति कौन है इसमें? फर्स्ट, इंडियन सिटीजन who leave India, Indian citizen who leave India for
एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक a crew member of Indian ship। पहला आदमी ये है कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन है और इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। जैसे मान लो आप सीएमए बन जाएंगे तो आपकी जॉब इंडिया के बाहर भी तो लग सकती है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कहां जा रहे हैं? आप इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। तो आपको रेजिडेंट हम तभी बनाएंगे यदि आप 182 डेज और मोर इंडिया में क्या कर जाएं? स्टे कर जाएं। मतलब आपके लिए कौन सी कंडीशन नहीं देखी जाएगी? 60 प्लस 365 डेज वाली कंडीशन नहीं देखी जाएगी। देखो बच्चों, मैं फिर बोलता हूं आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि आप क्या बने? रेजिडेंट बने, क्योंकि रेजिडेंट बनने में ही गवर्नमेंट को फायदा है। रेजिडेंट अगर कोई होगा तो उसकी सारी इनकम कहां टैक्सेबल होगी? इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। बट ये बेनिफिट दिया है किसको? एक इंडियन सिटीजन को। एक ऐसा इंडियन सिटीजन जो इंडिया को छोड़कर जा रहा है। किसके लिए जा रहा है बेटा? या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, या फिर वो किसी इंडियन शिप का क्रू मेंबर है। सर, क्रू मेंबर क्या होता है? शिप पर काम करने वाले। क्या शिप पर सिर्फ पायलट ही होता है क्या? नहीं सर, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं। सफाई वाले भी होते हैं शिप के ऊपर, रसोईया भी होता है बेटा शिप के ऊपर, पियोन भी होते हैं शिप के ऊपर, या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं शिप के अंदर। उन सबको हम क्या बोलते हैं? क्रू मेंबर बोल देते हैं। तो जो क्रू मेंबर है शिप का, या फिर आप इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि आप क्या करने जा रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं या बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो इस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको बेनिफिट दिया। और क्या बेनिफिट दिया है? कि हम आपको क्या नहीं बनाएंगे? रेजिडेंट नहीं बनाएंगे जब तक आप क्या ना रह जाओ इंडिया में 182 दिन या उससे ऊपर स्टे न कर जाओ। ये बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों। चलो अगला दूसरा आदमी कौन है? कैबिन क्रू। हाँ बेटा खुशी, कैबिन क्रू। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 देखिए, देखो, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या तो आप इंडियन सिटीजन है, या क्या है? आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया come on visit come on visit to India come on visit to India during previous year। ठीक है, आप विजिट करने आ रहे हैं इंडिया में। देखिए बेटा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के बाहर सेटल हो चुके हैं। हो सकता है आपके परिवार में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो दुबई में काम कर रहे थे, यूएस में काम कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे थे, वहीं पे सेटल हो गए हैं, उनकी फैमिली भी वहीं जा चुकी है, वहीं पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब कुछ वहां कर रहे हैं, और वो इंडियन सिटीजन तो है ही। और वो कभी कभार इंडिया में क्या करते आते हैं? परिवार से मिलने आते हैं। जैसे मान लो आप जब सीए में पूरा कर लेंगे अपना, तो आपकी जॉब दुबई में लग गई, तो आज दुबई में आप जॉब कर रहे हैं, तो वहीं दुबई में आपने शादी भी कर ली, बच्चे भी वहीं दुबई में हो गए आप,
और अपने परिवार से मिलने आते हो आप हर साल, साल में 2-3 साल कभी भी, तो ऐसे लोग जो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, कम ऑन विजिट, किस पे आ रहे हैं बच्चों? विजिट पे आ रहे हैं। अब विजिट का मतलब क्या होता है बताओ? विजिट का मतलब होता है जो वापस जाएगा, परमानेंट नहीं आएगा। विजिट का मतलब क्या हो गया? जो आया और वापस चला जाएगा। और विजिट करने आ रहे हैं कहां पर? इंडिया के अंदर। तो उस केस में क्या होगा बच्चों? उस केस में उन इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए 182 डेज से ऊपर स्टे करेंगे तभी वो क्या बनेंगे? रेजिडेंट बनेंगे। अदरवाइज 60 प्लस 365 डेज वाली कंडीशन इनके लिए नहीं देखनी। मतलब जितने भी लोग हैं उन सब के लिए आपको 60 प्लस 365 डेज वाली कंडीशंस देखनी है, इन दो के लिए नहीं देखनी। दो कौन कौन है? यदि आप इंडियन सिटीजन है और इंडिया से बाहर जा रहे हैं, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, या एक इंडियन शिप के क्रू मेंबर इसके लिए जा रहे हैं आप। पॉइंट नंबर टू क्या कहता है कि आप इंडिया के बाहर पहले से हैं और इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडिया में क्यों आ रहे हैं बच्चों? आप सिर्फ विजिट करने आ रहे हैं, तो इस केस में भी आपकी कंडीशन नंबर 2 जो आपकी है वो आपको नहीं देखनी। कंडीशन नंबर 2 क्या है? नहीं देखनी। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? लिखो बेटा, पहले तो इस पर अनलाइन अनलाइन करो इसको और लगाओ एक स्टार, और स्टार को नीचे डिफाइन करो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको हम प्यार से PIO बोलते हैं बेटा, PIO। कौन होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? हाँ बता रहा हूं बेटा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखो। ए पर्सन, ए पर्सन इफ ही ऑब्लिक, ऑब्लिक मत लिखो, ही और लिखो, ही और आइदर of his parents, either his parents or either his grandparents, grandparents was born in undivided India, और अनडिवाइडेड इंडिया में क्या क्या आता है बेटा? पाकिस्तान भी आता है और बांग्लादेश भी आता है। ठीक है, दोनों अनडिवाइडेड इंडिया में आते हैं। तो वो पर्सन क्या माना जाएगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मान लिया जाएगा। देखो मैंने क्या बोला कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होगा। मैं मेरी बात करता हूं कि मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कब माना जाऊंगा। या तो मैं अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हो गया तो मैं क्या बन जाऊंगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाऊंगा। सर अगर मैं इंडिया में बोर्न हो गया तो सिटीजन ऑफ इंडिया हूं बेटा, फिर मैं क्या हूं? सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब 1947 से पहले अगर मैं पाकिस्तान में जन्मा था और अब मैं कहां पर रह रहा हूं? इंडिया में। बहुत सारे लोग हैं बेटा, जैसे दिलीप कुमार जी की बात करूं मैं, दिलीप कुमार जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत फेमस फिल्म स्टार है, जो बूढ़े हो चुके हैं। उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और वो कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहने लगे। डिवाइडेशन में वो इंडिया में आ गए थे। तो उसका मतलब क्या हो गया? वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया में उनका बोर्न हो गया। तो मैं या मेरे मम्मी पापा में से कोई भी, या मेरे दादा दादी नाना नानी, इनमें से कोई भी कहां पर बोर्न हो जाए, अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हो जाएंगे, तो मैं क्या बन जाऊंगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बोर्न हो रहा है वो बनेगा, नहीं, वो तो उसकी बात नहीं हो रही। मैं मेरी बात कर रहा हूं। या तो मैं जन्म ले लूं
या फिर मेरे मम्मी पापा में से कोई से ले ली तो फिर मैं क्या बनूंगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या फिर मेरे दादा दादी, नाना नानी, इनमें से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हो गया तो मैं क्या बन जाऊंगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? इस पे लगाओ एमसीक्यू। ये जो टॉपिक है बेटा, ये एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा आपसे, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर। और जैसे आपका ये फर्स्ट चैप्टर पूरा हो चुका है, अभी जो हमने बेसिक वाला चैप्टर करवाया कंप्लीट, तो मैं उसका टेस्ट भी लूंगा बेटा अभी। ठीक है, तो अभी तो नहीं, अभी तो चलो आपका रिजल्ट रिजल्ट आया है तो आप थोड़ा सा खुशी बनाइए, अभी तो मैं नहीं आपको परेशान करूंगा। और बता दूं आपको, सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो इनकम टैक्स का ही है। आपके जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर सबसे बड़ा जो सिलेबस है बेटा वो इनकम टैक्स का ही है। सभी टीचर अपना अपना कोर्स करा के निकल भी लेंगे और मैं आधे बीच में रहूंगा। तो जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, थोड़ा समय का थोड़ा कमी रहती है बेटा मेरे पास, इधर उधर क्लासेस में बिजी रहता हूँ, तो संडे वनडे में भी आपकी क्लासेस में लूंगा, हॉलीडे पे होगा। तो ऐसे नहीं कह रहा कि आपको यहाँ आना है, आपका अपने पास तो दूसरा ऑप्शन भी है, कौन सा? ऑनलाइन वाला। आप नहीं आ पाते किसी वजह से भी तो आप ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हैं। बाकी मैं पहले बता दूं बेटा, संडे को क्लासेस में रखूंगा, ताकि अभी तो नहीं, अभी तो मैं इस पुराने वाले बैच का कंप्लीट कर रहा हूँ कोर्स, काफी समय लगेगा उसमें भी, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर है ना, मैं क्लासेस लूंगा बेटा, क्योंकि मुझे टाइम लगता है कोर्स करवाने में, चीजों को लिखवाता भी हूँ, समझाता भी हूँ, क्वेश्चंस बनाता हूँ, उसमें समय लगता है। क्योंकि अगर एक बार ये बना लिया आपने, तो ऐसा देखो, मेरा ये मानना है, ऐसा पढ़ो कि दूसरों को पढ़ा सको। पढ़ाई ऐसे करो कि दूसरों को पढ़ा दो, क्या मैं बताता हूँ क्या होता है, तब मजा आएगा, आपने सही में पढ़ाई की है। अदरवाइज देखिए, फाउंडेशन नहीं है, अभी इंटरमीडिएट है, लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, और एक्स्ट्रा लेवल है, वो आप जो बच्चे बीकॉम कर रखे हैं उनको समझ ही जाएंगे कि कितना डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया यहाँ तक, इसकी आगे की कहानी हम कल करेंगे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई हो सब बच्चों को, बहुत बहुत बधाई बेटा सभी बच्चों को जो बच्चे ने अच्छे मार्क्स से पास हुए। बाय बेटा। ओहो, इतना बड़ा डाउट, एक मिनट सामने लाने दो उसको तो। सर, अगर गवर्नमेंट अपने कोई एम्प्लॉय को, एजेंट को बाहर भेजता है तो 1 साल के लिए, तो क्या उस पर भी रेजिडेंट ही नहीं होगा? बिल्कुल बेटा, वो सारी कंडीशन देखनी पड़ेंगी यश कुमार, वो सारी कंडीशन देखनी पड़ेगी जो नॉर्मली हम देखते हैं, चाहे गवर्नमेंट भेजे चाहे आप अपनी मर्जी से जाओ। आप अगर पूरे साल के लिए इंडिया के लिए बाहर चले गए आप, तो आप क्या बन जाएंगे? नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, अभी जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको और क्लियरिटी आएगी इसके ऊपर। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बेटा।